हेलो नमस्कार राधे राधे गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हार्दिक यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल संस क्लासेस पर ढेर सारा स्वागत है, अभिवादन करते हैं। उम्मीद करते हैं आपकी पढ़ाई शानदार और लाजवाब चल रही होगी। क्लास 12 के सेकंड चैप्टर में लेक्चर नंबर 7 में हम कंप्लीट करने वाले हैं बेटा क्या पुष्पी पादपों लैंगिक जनन के अंतर्गत पर परागण के कारक, मतलब पर परागण की जो प्रक्रिया है ये किन किन कारकों के द्वारा होती है, इसको आज हम पूरी तरह समझेंगे। तो ये जो प्रक्रिया होती है दो कारकों के द्वारा होती है। एक जैविक कारक होते हैं, मतलब जिनमें क्या होते हैं बेटा जान होती है, जो सजीव होते हैं। तो पर परागण की प्रक्रिया अगर सजीवों के द्वारा संपन्न हो रही है तो बेटा उसे हम जैविक कारक के द्वारा पर परागण की कंप्लीट प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें अजैव कारकों की, मतलब जिनमें जान नहीं पाई जाती, जैसे बेटा हवा के द्वारा जल के द्वारा अगर परागण हो रहा है तो वो किसके अंतर्गत आ गया बेटा अजैविक कारक के अंतर्गत आएगा। ठीक है। जैविक कारक के अंतर्गत बेटा जैसे तितली के द्वारा परागण, भंवरे के द्वारा, कीटों के द्वारा ये अगर परागण करा रहे हैं तो ऐसी किसके अंतर्गत आएंगे बेटा, ये जैविक कारक के अंतर्गत आएंगे। ठीक। अजैविक कारक और जैविक कारक हमको आज पढ़ना क्या है बेटा, हम अजैविक कारक पढ़ने वाले हैं। ठीक। अजैविक कारक में बेटा दो ही कारक आते हैं, एक आपका आता है बेटा वायु परागण और दूसरा आता है जल परागण। ठीक। वायु परागण को बेटा इंग्लिश में हम एनिमोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं? एमिनोफिली कहते हैं। अगर आपसे बात की जाए कि वायु परागण पूछा जाए क्वेश्चंस का संबंध किससे है, ठीक है, तो कहते हैं एनिमोफिली, है ना। ठीक। वायु परागण होता क्या है बेटा, परागण की वह प्रक्रिया जो वायु के द्वारा पूर्ण होती है या वायु के माध्यम से कंप्लीट होती है, उसे हम क्या कहते हैं, वायु परागण कहते हैं। मान लीजिए कि जो परागण की प्रक्रिया है वो किसके माध्यम से कंप्लीट हो रही है बेटा, तो वो वायु के माध्यम से कंप्लीट हो रही है। वायु के द्वारा हो रही, एक पुष्प के परागकोश से परागकण को हवा क्या करती है, एक स्थान से लेकर के किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचाती है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी बेटा, वायु के द्वारा परागण कहलाएगी या वायु परागण कहलाएगा। ठीक। इसको इंग्लिश में एनिमोफिली कहते हैं। कंप्लीट हो गया यहाँ तक। अब बात करते हैं वायु परागण को दर्शाने वाले पुष्पों के लक्षण क्या क्या होते हैं। जो पौधे वायु परागण दर्शाते हैं, वायु परागण दर्शाते हैं, उनमें क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं या उनका कैसा होना जरूरी है। तो बेटा मैंने लिख दिया है, पहला क्या लक्षण है, ऐसे पौधे जो वायु परागण दर्शाते हैं उनके पुष्प का आकार छोटा, रंगहीन, गंधहीन और मकरंदहीन होता है। ठीक। अब समझो एक चीज, ऐसे पौधे जो पौधे क्या करते हैं बेटा वायु परागण दर्शाते हैं, उनके पुष्प कैसे होते हैं बेटा, उनके पुष्प आकार में छोटे होते हैं। आकार में क्या होते हैं, छोटे होते हैं। क्योंकि अगर पुष्प बड़ा होगा तो कहीं ना कहीं वो हवा के विपरीत जो है थोड़ा सा कार्य करेगा। उस कंडीशन में क्या होगा कि परागकोश से परागकण को निकलना थोड़ा सा मुश्किल होगा, थोड़ा सा मुश्किल होगा। ठीक। अब बात करते हैं कि पुष्प के आकार छोटा होगा, पुष्प कैसा होगा, रंगहीन होगा। तो आप बताइए कि पुष्प रंगीन क्यों होता है, रंगीन क्यों होता है, उसके जो है दल रंगीन होते हैं इसलिए क्योंकि उसको तितली, भंवरे, कीटों आदि को क्या करना होता है, आकर्षित करना होता है। ठीक। लेकिन हवा को आकर्षित तो करना होगा नहीं, हवा तो आकर्षण से आएगी नहीं, क्योंकि पुष्प लाल है, काला है, नीला है, इसलिए हवा आकर्षित होगी। तो हवा से तो कुछ मतलब नहीं, चाहे रंगीन हो चाहे ना रंगीन हो, उससे तो कोई मतलब है नहीं। सिर्फ रंगीन होते हैं पुष्प इसलिए क्योंकि उनको भंवरे, तितली आदि को आकर्षित करना होता है। लेकिन हवा तो आकर्षित होती नहीं, हवा तो अपना चल रही है ना, चल रही, तो उससे आकर्षक से कोई मतलब नहीं, आकर्षण से कोई मतलब ही नहीं है। तो कह सकते हैं कि इस ऐसे पुष्प कैसे होते हैं बेटा, रंगहीन होते हैं। जो पुष्प रंगहीन होते हैं उनमें क्या नहीं होती बेटा, कह सकते हैं कि जैविक परागण नहीं होता है, उसमें तितलियाँ, भंवरे, ईटी से नहीं आते, इसमें हवा को तो आकर्षित करना नहीं होता है। अब बात करते हैं बेटा गंधहीन। गंधहीन तो वो पुष्प गंध इसलिए पैदा करते हैं ताकि तितलियाँ, भंवरे, कीट आदि उनके पास आए, गंध इसलिए पैदा करते हैं। हवा तो गंध से आएगी नहीं कि नहीं वहाँ पर गंध है, वहाँ पर सुगंध है, चलो वहाँ पर चलते परागण कराने के लिए, ऐसा तो कुछ होता नहीं। तो हवा को गंध से कोई मतलब नहीं। उसके बाद करें मकरंदहीन। मकरंदहीन क्या बेटा, एक प्रकार से पोषण है, पोषणीय पदार्थ है। किसके लिए बेटा, चिड़ियों जो है, कीटों के लिए होता है, भंवरों के लिए होता है, तितलियों के लिए क्या होता है, ये पोषणीय पदार्थ है। तो हवा को तो पोषण चाहिए नहीं, उससे तो मतलब नहीं, तो मकरंदहीन होते हैं। तो ये लाइन क्यों लिखते हैं, ऐसे पौधे जो वायु परागण दर्शाते हैं उनके पुष्प का आकार छोटा, रंगहीन, गंधहीन, मकरंदहीन होता है। यहां तक हो गया। दूसरा पॉइंट देखिए, ऐसे पुष्पों में परागकण अत्यधिक मात्रा में बनते हैं और शुष्क होते हैं। देखो हवा में उड़ने के लिए, ठीक है, किसी चीज़ का हल्का होना बहुत ज़रूरी है और उसका सूखा होना बहुत ज़रूरी है। तो परागकण कैसे होते हैं, शुष्क होते हैं, ड्राई होते हैं। अगर वो नम होंगे तो हवा के साथ में दूर तक दूरी नहीं तय करेंगे, ठीक है, कहीं ना कहीं वो चिपक जाएंगे, कहीं ना कहीं गिर जाएंगे। तो अगर नमी ज़्यादा होगी उनमें तो वो हवा के साथ गतिमान नहीं हो सकते। इसलिए परागकण का सूखा होना बहुत जरूरी, क्योंकि सूखी चीज़ें हवा में आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली जाती हैं। ठीक है। पुष्पों में परागकण अधिक मात्रा में बनते हैं। जो पौधे, जो पुष्प पर परागण में वायु परागण दर्शाते हैं, वायु परागण दर्शाने के लिए परागकण की अत्यधिक आवश्यकता होती है। मान लीजिएगा कि एक स्थान से पराग
कण जो है हवा के साथ चले हैं दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए, बहुत सारे परागकण बीच रास्ते में छूट जाएंगे, गिर जाएंगे, टकरा जाएंगे, चिपक जाएंगे, तो बहुत कम मात्रा में परागकण पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंच पाएंगे। तो इस कंडीशन में परागकण जितना अधिक होंगे उतना ही क्या होगा बेटा, अच्छा होगा। इसलिए परागकण बहुत अधिक मात्रा में बनते हैं जो पुष्प वायु परागण दर्शाते हैं। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं तीसरा पॉइंट, वर्तिकाग्र लंबी और वर्तिका चिपचिपी होती है। परागकण कैसे होते हैं बेटा, सूखे होते हैं, सूखे परागकण होंगे। और तो जब किसी पुष्प के पास जाएंगे वायु परागण दर्शाने वाले, तो उसकी जो पुष्प की वर्तिका होती है कैसी होती, लंबी होती, वो पुष्प से ऊपर निकली होती और हवा में ही क्या करती, परागकण को चिपका लेती, क्योंकि वर्तिका लंबी होती, वर्तिकाग्र कैसी होती, चिपचिपी होती है। तो एक बार फिर से देखिए, ठीक है, हम पढ़ रहे हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के अंतर्गत पर परागण के कारक। कारक दो प्रकार के होते हैं, पहला जैविक कारक, दूसरा अजैविक कारक। जैविक कारक के अंतर्गत सजीव को द्वारा परागण करने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या है, जैविक कारक के अंतर्गत आती है। अगर तितली के द्वारा हो रहा है, कीटों के द्वारा हो रहा है, भंवरों के द्वारा हो रहा है परागण, तो किसके अंतर्गत आएगा, जैविक कारक कहलाएंगे। अजैविक कारक के अंतर्गत अगर हवा के द्वारा हो रहा है, जल के द्वारा हो रहा है, किसी अन्य कारक के द्वारा हो रहा है जिसमें क्या है बेटा, वो सजीव नहीं है, तो कहलाएगा अजैविक कारक, इसे अबायोटिक कहते हैं। अजैविक कारक में हम आज पहला कारक पढ़ रहे हैं, कौन सा, वायु के द्वारा पर परागण या वायु के द्वारा परागण। ठीक, वायु परागण की वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है बेटा, परागण वायु के माध्यम से होता है, परागण वायु के माध्यम से होता है। ठीक, उसे हम वायु परागण कहते हैं। वायु परागण दर्शाने वाले पौधों के लक्षण क्या क्या होते हैं, तो वायु परागण दर्शाने वाले पौधों के जो पुष्प होते हैं वो आकार में छोटे होते हैं, रंगहीन होते हैं क्योंकि वायु का रंग से कोई मतलब नहीं, गंधहीन होते हैं, वायु का गंध से कोई मतलब नहीं, पुष्प मकरंदहीन होते हैं, पुष्प वायु का मकरंद से कोई मतलब नहीं है। ठीक, अगली बात करते हैं, तो पुष्प में क्या, परागकण बहुत मात्रा में बनते हैं क्योंकि वायु के द्वारा परागकण भारी मात्रा में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में क्षय होते हैं, तो इसलिए परागकण ज़्यादा मात्रा में होना भी आवश्यक है। परागकण ड्राई होते हैं, सूखे होते हैं ताकि हवा के साथ आसानी से गति कर सके, कहीं चिपके नहीं। वर्तिका कैसी होती, लंबी होती है और चिपचिपी होती है क्योंकि ऊपर ही हवा में परागकणों को ग्रहण करती है। इतनी सी बात थी, आपको समझ में आ गया होगा। आप इस बार इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए, मैं हटता हूँ। हो गया स्क्रीनशॉट। चलिए बात करते हैं दूसरा आपका अजैविक कारक क्या है, जल। आज हम दोनों कंप्लीट करने वाले हैं। जल परागण, इसे बेटा हाइड्रोफिली भी क्या कहते हैं, हाइड्रोफिली भी कहते हैं कि जल का रूट वर्ड ही हाइड्रो होता है बेटा, तो इसके आगे जो फिली लगा हुआ, फिली का मतलब क्या होता है, परागण। ठीक, तो जल द्वारा परागण, इसको बेटा हाइड्रोफिली कहते हैं। जल परागण के अंतर्गत क्या करते हैं, परागण की वह प्रक्रिया जो जल के माध्यम से होती है जल परागण कहलाती है। ठीक, कितनी सी बात है, परागण की वह प्रक्रिया जो जल के माध्यम से होती है उसे बेटा हम जल परागण कहते हैं। ये सिर्फ जलीय पौधों में होती है। कितनी अच्छी बात है कि ये सिर्फ जलीय पौधों में होती है। जो पौधे जल के अंतर्गत पाए जाते हैं उनमें क्या होता है बेटा, जल परागण होता है। लेकिन ये बात उतनी ही सही है कि जैसे कि जल परागण सभी जलीय पौधे में होते हैं, लेकिन सभी जलीय पौधे जल परागण करते हैं, ये गलत है। जैसे आपके सामने मैंने यहाँ दो नाम लिखे, ध्यान में रखना, यही एग्जांपल देख लेना, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल। पहला जलकुंभी, जिसे बंगाल का आतंक या वाटर हाइसेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, जलकुंभी कहते हैं। बंगाल का आतंक, क्योंकि बंगाल में एक बार इतना ज़्यादा आ गई थी कि बहुत ज़्यादा समस्या हो गई थी, और इसका वाटर हाइसेंथ कहते हैं इंग्लिश में। ठीक, दूसरा बेटा कुमुदनी होता है, जैसे वाटर लिली कहते हैं। ये दो ऐसे जो है बेटा कह सकते हैं जलीय पादप हैं जिनमें क्या है बेटा कि जल परागण नहीं होता। क्या नहीं होता, वाटर पॉलिनेशन या हाइड्रोफिली नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि बेटा ये जो है इनमें कीटों के द्वारा परागण होता है। जलकुंभी, बंगाल का आतंक, कुमुदनी यानी वाटर लिली, इन दोनों में क्या होता है बेटा कि जो है परागण कीटों के माध्यम से होता है, जल द्वारा नहीं होता है। तो ये ध्यान रखना दो कि यही क्वेश्चन बनता है कि ये जलकुंभी में कौन सा परागण होता है। बच्चे कहते हैं जलकुंभी जल में है, तो इसका मतलब इसमें क्या होगा कि जो है हाइड्रोफिली होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, बाकी सब जितने भी जलीय पादप हैं उनमें सब में जल परागण होगा, लेकिन इन दोनों में नहीं होगा। इसलिए मैंने पहले इसको आपको समझा दिया। ठीक, इसको वाटर हाइसेंथ कहते हैं, ठीक है, और इसको वाटर लिली कहते हैं। इन दोनों में क्या नहीं होता है, जल परागण नहीं होता है, कीटों के द्वारा परागण होते हैं। ठीक, अब बात करते हैं जल परागण दर्शाने वाले पौधों के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। पुष्प का आकार छोटा होगा, क्योंकि इसमें भी पुष्प का आकार चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो तो खास फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक, अगला क्या है, रंगहीन पुष्प। जल का जैसे बेटा वायु का कोई मतलब नहीं था रंग से, वैसे जल का भी कोई मतलब नहीं है रंग से। ठीक है, गंध से जल का कोई वास्ता नहीं होता है। ठीक, मकरंद का जल से कोई वास्ता नहीं होता। मकरंद का वास्ता, मकरंद एक पोषणीय पदार्थ है जो तितलियों के लिए, भंवरों के लिए भोजन प्रदान करता है। ठीक, क्योंकि भंवरे और तितली सिर्फ रंग देखकर पुष्प के पास नहीं जाते, वहाँ उनको भोजन भी मिलता है, किसके रूप में, मकरंद के रूप में मिलता है। परागकण हल्के तथा
उन पर एक विशेष प्रकार की मोमी परत चढ़ी होती है जिसे म्यूसिलेज कहते हैं, जो उन्हें खराब होने से बचाती है। अब अगर परागकण जल में रहेगा तो खराब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। खराब ना हो उससे बचाने के लिए क्या करते हैं, उस पर एक विशेष प्रकार की म्यूसिलेज चढ़ी होती है, एक परत चढ़ी होती है जिसे मोमी परत कहते हैं। क्या कहते हैं, मोमी परत कहते हैं। और हल्के होते ताकि ये क्या करें, जल की सतह पर आसानी से तैर करके एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक जा सके। ठीक, अगला क्या है कि वर्तिकाग्र लंबी तथा चिपचिपी और मोमी युक्त होती है। वर्तिकाग्र भी क्या, वर्तिकाग्र जो होती है उस पर भी एक मोम जैसी परत चढ़ी होती है ताकि वो आसानी से क्या हो सके, खराब ना हो या बची रहे, ठीक, सुरक्षित रहे। वर्तिकाग्र लंबी होती, जल के ऊपर निकली होती, सतह पर छू रही होती, क्योंकि परागकण क्या होते, सतह पर ही तैर रहे होते। तो 3 विशेष लक्षण होते हैं और पहला लक्षण तो बिल्कुल सेम ही है वायु परागकण के जैसा। और बाकी या कह सकते हैं कि जो है ये आपका कंप्लीट हो रहा है। अजैविक कारक हम कल पढ़ने वाले हैं क्या बेटा, आपके जैविक कारक पढ़ेंगे जिसमें एंटोमोफिली पढ़ने वाले हैं और 2 टॉपिक अच्छे अच्छे पढ़ने वाले, उसको हम कवर करने वाले हैं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बेटा, हम कल पढ़ने वाले हैं जैविक कारक, बायोटिक फैक्टर कंप्लीट करने वाले हैं। आप पढ़ते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा बेटा। जय हिंद, जय भारत।